दोस्तों पेश है लालमणि के चोर का चोर। ये एक और चित्र है दोस्तों। संध्या के समय श्यामपुर राज्य के राजा उदयवीर अपने महल के भव्य उद्यान में घूम रहे थे, तभी अरे यह नेवला तो इस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर रहेगा। उदयवीर ने तुरंत हिमयान से तलवार पार खींची और नेवले के पंजे से सर्प जैसे ही छूटा, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। तुम कौन हो? घायल सर्प कहाँ गया? राजन, आप मेरी घायल बाह नहीं देख रहे, मैं ही घायल सर्प हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ राजन, मैं नागलोक का राजा नाग नागेक हूँ। मैंने नागलोक के कई बार तुम्हें भव्य उद्यान में चर्चे सुने थे, इसलिए तुम्हारे इस उद्यान में पृथ्वी पर आकर देखने का लोभ स्मरण न कर सका। इस उद्देश्य से मैं नागलोक से तुम्हारे इस उद्यान में आया ही था कि इस कुकार नेवले ने मुझे दबोच लिया। यदि आप समय पर आकर इस नेवले से मेरी जान न छुटाते तो आज ये मेरी मौत का निश्चित थी। सरफराज, आप हमारा उद्यान देखने के लिए जिज्ञासा लेकर पृथ्वी से आए हैं। आइए, मैं आपको अपने उद्यान की सैर कराता हूँ। तब राजा उदयवीर ने सरफराज को नागलोक को अपना सारा उद्यान दिखाया। सचमुच राजन, आपके उद्यान की खूबसूरती जितनी चर्चा सुनी थी, ये उसका उद्यान उस चर्चे से कहीं अधिक खूबसूरत है। सरफराज, दिल चाहे बेखटके यहाँ घूमने आ सकते हो। अच्छा राजन, अब विदा दीजिए, नागलोक में सब लोग मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है नागराज। वो अगले ही पल सरफराज नागेक ने सर्प का परिवर्तन हो गया और तत्पश्चात सरोवर में जल में कूद गया। इस घटना के एक माह पश्चात, ओ महारानी, आज हमारा मन उद्यान में खेलने जाने के लिए कर रहा है। महाराज, यह ठीक है कि आकेट आपका प्रिय शौक है। आप बहुत अनेक बार आकेट करने वन गए हैं, लेकिन इस बार न जाएं। मेरा मन कहता है कि आकेट करने में इस वन में न जाएं। आखिर क्यों महारानी? वन में आकेट करने न जाने का कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह है महाराज, आज सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, लगता है कोई अनिष्ट होने वाला है। और राजवीर हंस पड़ा। महारानी, इन अंधविश्वासों पर आप भी विश्वास करती हो? आंख फड़कना सचमुच ये अब सुकून घटना का सूचना देता है महाराज, यह अविश्वास नहीं है। घबराओ नहीं महारानी, वन में आकेट जाते समय मैं अपने सैनिक होंगे, राजा के वफादार 2 मंत्री होंगे, उनके साथ रहते मुझे कोई अनिष्ट आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। निश्चिंत तो रहो महारानी, और मैं जल्दी ही आकेट कर वापस आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपने आकेट पर जाने का पूरा मन बना लिया है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। तब राजा उदयवीर ने उस दिन अपने अंगरक्षक और 2 सैनिकों के साथ लेकर वन में आकेट करने चल दिया। हे भगवान, आज न जाने क्यों मेरा दिल बार बार घबरा रहा है। वन में महाराज की रक्षा करना भगवान। वन में पहुंचते ही शाम हो गई। अभी रात तो हुई नहीं, इसलिए वन में आकेट हेतु थोड़ी देर तो भ्रमण किया ही जा सकता है। यह सोच राजा उदयवीर ने घोड़े की लगाम घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। उसके साथ साथ अंगरक्षक और सैनिक और तथा मंत्री चले। राजा उदयवीर का घोड़ा अन्य लोगों से थोड़ा आगे निकल गया, तभी ओह, पीछे मुड़कर देखा। ओह, यह क्या? यह तो मेरे अंगरक्षक और सैनिकों और मंत्री पर तलवार ताने इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। उनने अपने लोगों को मुझे इस बात का
हमला होने जा रहा है, लेकिन क्यों? वे कुछ और करीब आ गए। राजा उदयवीर, आज तुम इन वन से जीवित नहीं जा पाओगे। अगर मैं समय रहते तब तत्परता न दिखाई तो आज निश्चित ही ये लोग मेरे प्राण ले लेंगे। इन लोगों के चेहरे पर मौत की कुटिल मुस्कान भी फैली हुई है। और यह कर देखा तो ताव में घोड़े की ऐड लगाई और मंत्री भी उसका पीछा किया। वे घोड़ा दौड़ाते एक बार पुनः उदयवीर के सामने पहुंचे। लगता है आज मौत सिर पर आ गई है। महारानी ने ठीक की मुझे वन में आने से रोक रही थी। यदि मैं उसकी बात मान लेता तो ठीक रहता, लेकिन अचानक ही वन में शेर की दाड़ सुनी। उदयवीर पर उठी तलवारें शेर की दाड़ सुनकर ठिठक गई। शेर? ऐसा लगता है शेर कहीं आसपास ही है। जल्दी से यहाँ से भाग चलो, वरना किसी भी क्षण किसी भी दशा से शेर हम पर हमला कर सकता है। और शेर से भयभीत पड़ी अंतरकारी जिस तरफ से आए थे उसी तरफ भाग निकले, जबकि उदयवीर अपने स्थान पर खड़ा हो गया था। तभी झाड़ियों से निकलकर एक युवक उदयवीर के घोड़े के सामने आ खड़ा हुआ। अरे भाई, तुम इस प्रकार यहाँ कहाँ घूम रहे हो? यहीं कहीं आसपास शेर है। आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, नहीं तो शेर तुम पर वार कर सकता है। उदयवीर के कथन पर सुनकर युवक हंस पड़ा। अरे श्रीमान, आसपास तो दूर यहाँ तक कोई शेर है ही नहीं। शेर की दहाड़ने की आवाज़ मैंने इसमें अपने मुंह से निकाली थी। तुमने? मगर क्यों? मैं लकड़ियाँ तोड़ कर गुजर रहा था कि तभी दूर से देखा कई घुड़सवार आपको घेरा हुआ है। शायद जंगली डाकू थे। उन्हें देखकर मेरी समझ में नहीं आया कि आपके बचाने के लिए क्या करूं। कोई और उपाय सूझता न देख मैं झाड़ी के पीछे छिप गया और शेर की तरह दहाड़ने लगा। मेरी योजना कामयाब हुई और डाकू अपने अपने आप को शेर के भय से छोड़कर भाग गए। इस युवक को कैसे बताऊं कि मुझ पर जो आक्रमण करने वाले लोग थे जंगली डाकू नहीं, अब तो अपने ही आदमी थे। कुछ सोचकर वह उस युवक से बोला, निश्चिंत ही तुम बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुम्हारा नाम क्या है? युवक: श्रीमान, मेरा नाम पलवल है। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी है। जंगल में आकर इस प्रकार अकेले ठहरना अब ठीक नहीं है। हो सकता है जंगली जानवर या डाकू आक्रमण दोबारा आ धमके। अलावा किसी जंगली जानवर का भी खतरा है। कुछ देर में रात होने वाली है। आप मेरी झोपड़ी में विश्राम कर लिए कल प्रातः होने पर चले जाइए। शायद तुम ठीक कह रहे हो पल्लव। और उसी रात उदयवीर पल्लव की झोपड़ी में ही रुका। श्रीमान, आपकी भूख लगी होगी, इन्हें खाइए। वास्तव में उदयवीर को भूख लगी थी और विश्राम करने के लिए यही सोच रहा था। मैं इतने विश्वसनीय अंगरक्षकों व 2 मंत्रियों इनके इशारे पर आज मुझे मारना चाहता था। इसी सोच में डूबे उसकी रात कट गई और सुबह होने पर, अच्छा पल्लव, अब मैं चलता हूँ। ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपको वन से बाहर तक छोड़ाऊंगा। पल्लव जंगली सीमा तक उदयवीर को छोड़ने आया। श्रीमान, जंगल की सीमा समाप्त हो गई है। आप सकुशल अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद पल्लव, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं इस बात को सदैव याद रखूंगा। यह कह उदयवीर चल पड़ा। उसने पल्लव को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। दोपहर होते होते वह अकेला ही महल में पहुंचा। क्या महाराज, आप अकेले लौटे हैं? आपके अंगरक्षक आपके साथ गए और दोनों मंत्री कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी, इस समय आपको बहुत कुछ भी न बता सकूँगा। गुप्तचरों को उसकी खोज में चारों ओर भेज दो। वे सब जहाँ भी हो, कहीं भी नजर आए, उन्हें गिरफ्तार कर लो और सीधे रात दरबार मेरे सामने पेश किए जाए। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, किसी भी विषय
को पता न चले कि हम उन लोगों को खोज में गुप्तचरों को भेजा है। जो क्या महाराज। और सिर दी गुप्तचरों ने चारों दिशाओं में दौड़ दिए गए। और इधर महल में राजा उदयवीर ने उसका चचेरा भाई विक्रम पूछ रहा था, भाई जी सच है बात, वन में आप अकेले लौटे हैं, आपके अंगरक्षक के साथ साथ गए मंत्री जी कहाँ रह गए? वे सब वन में जंगली शेरों का झुंड का शिकार बन गए हैं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। जब उदयवीर ने अपनी महारानी के पास पहुंचा, महाराज आप सुकुशल लौट आए। मैं तो रात भर विभिन्न प्रकार की शंका में आकांक्षा में घुलती रही। महारानी कल वन में हमारे साथ एक भयानक दुर्घटना घटते घटते बच गई। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना महाराज? तब उदयवीर ने विस्तार पूर्वक रानी को कल की घटना के बारे में बताया। ओह, वन में आप पर प्राणघातक हमला होते होते रह गया महाराज, लेकिन यह सब किसके इशारे पर हुआ? यह हम इसी बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं महारानी। भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही षड्यंत्र का सूत्रधार हमारे सामने बेनकाब हो जाएगा। और उस दिन उदयवीर दरबार में नहीं, महल में जाकर रुक गया और पूरे दिन विश्राम किया। अगले दिन वह दरबार लगा। लीजिए महाराज, हमें ने पकड़ लाए। कहाँ मिले ये देशद्रोही? महाराज ये वन में ही कहीं छुपे हुए थे, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ लगी आई। राजद्रोहियों, सच सच बताओ, वन में तुम सब किसके इशारे पर हमारे प्राण लेने पर उतारू थे? क्षमा करें महाराज, हम लालच में आ गए थे। लालच? कैसा लालच? हम किसी ने इस बात का लालच दिया था कि यदि हम आपको मार दें तो हमारे मुंह मांगा पुरस्कार और मनचाहा पद मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा लुभावना लालच आखिर किसने दिया, और उसका नाम बताओ। इन्होंने महाराज, विक्रमवीर ने। जी महाराज। हाँ महाराज, यह आपको मरवा कर श्यामपुर की राजगद्दी पर हथियाना चाहते थे। महाराज यह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, यह व्यर्थ में मुझे अपने षड्यंत्र में शामिल कर रहे हैं। चुप रहो विक्रमवीर, हमें तुमसे ऐसी आशा न थी, कदापि नहीं थी। तुम्हारे माता पिता की अकाल मृत्यु के पश्चात हमने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला पोसा, और पुरस्कार में तुम हमें मौत के रूप में देना चाहते थे। भाई जी, आप कल समझ रहे हैं, मैं भला ऐसी जरूरत कैसे कर सकता हूँ? विक्रमवीर, तुम्हारी चाल असफल रहित हो चुकी है। अब तुम झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हो। लानत तुम पर। उदयवीर ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, विक्रमवीर और षड्यंत्रकार साथियों को इसी समय ले जाकर कारागार में बंद कर दो। नहीं भैया। हाँ महाराज, ये आपको मरवा कर श्यामपुर की गद्दी हथियाना चाहते थे। महाराज यह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैं व्यर्थ में मुझे षड्यंत्र में शामिल कर रहे हैं। चुप रहो विक्रम सिंह, तुमसे ऐसी है। नहीं भैया नहीं। और तुरंत ही उसने सैनिकों को आदेश का पालन किया गया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक दिन दो सैनिक वन में पल्लव की झोपड़ी के बाहर जो खड़े थे, बाहर जाकर खड़े थे। पल्लव, तुम्हारा नाम ही है क्या? हाँ मेरा नाम है। तुम्हें श्यामपुर के महाराज श्याम ने श्यामपुर बुलाया है। श्यामपुर के राजा ने मुझे बुलाया है, पर मगर क्यों? मुझसे कोई अपराध हो गया है? यह तो हमें नहीं मालूम, बस तुम्हें हमारे साथ श्यामपुर चलना है। तब पल्लव बिना कुछ कहे उनके साथ घोड़े पर बैठा और श्यामपुर की ओर चल पड़ा। जब वह श्यामपुर के राज दरबार में पहुंचा, अरे, सिंहासन पर तो वही व्यक्ति बैठा है जिसे कुछ दिन पहले मैंने वन में जंगली डाकुओं से बचाया था। और क्या ये श्यामपुर का राजा है? सिंहासन पर बैठा राजा उदयवीर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ मित्र, आओ।
संकोचाओ मत, मेरे पास चले आओ। उदयवीर को आदर सहित पल्लव को अपने समीप बिठाया। यह देख घोर आश्चर्य, महाराज ने इस गरीब युवक को अपना मित्र कहा और इसे अपने समीप बिठाया। सचमुच यह आश्चर्य की बात है। दरबारियों को असमझ में देख उदयवीर ने उनसे कहा, तुम इस आश्चर्य में हो कि जिस व्यक्ति को हमने आज से पहले सूरत तक नहीं देखी, वह व्यक्ति मेरा इतना प्रिय मित्र कैसे हो गया। यह जानते हो इस युवक ने ऐसे समय पर मेरी जान बचाई है थी जब मैं रक्षा करने वाला कोई हितैषी मेरे पास नहीं था। राजा उदयवीर ने अब लोगों को सारी बात विस्तार से बताई और तत्पश्चात, आज से मेरा यह मित्र मेरा विशेष सलाहकार रहेगा और मैं इस पद पर इसी समय इसकी नियुक्ति की घोषणा करता हूँ। पल्लव के रहने के लिए एक सुंदर महल मिल गया था और उसका सारा वक्त राजा उदयवीर के पास बीतने लगा। इस प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन जब प्रधानमंत्री राजा उदयवीर के पास आया, महाराज, बहुत दिनों से आपकी एक बात कहना चाहता हूँ। कहाँ, कहो प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह आप तो जानते हैं कि आपके आदेश पर कुछ विश्वसनीय गुप्तचर हर समय राज्य में यह जानने के लिए घूमते रहते हैं कि राज्य में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, इस कार्य में हमारे आदेश पर ही किया जाता है प्रधानमंत्री जी। महाराज, इसी गुप्तचरों की गुप्तचरी करते करते एक बात पता लगा है। कौन सी बात? विचित्र बात का पता लगा है महाराज। हमारे विशेष सलाहकार पल्लव जी प्रत्येक पूर्णिमा की रात को छिपते छिपाते वन में जाते हैं। जहाँ विशेष सलाहकार बनने के बाद रहते थे, वहाँ पूरी रात बिताकर अगले दिन प्रातः ही श्यामपुर वापस आते हैं। अच्छा, लेकिन पल्लव वहाँ छुपते छुपाते क्यों जाते हैं? महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं पल्लव जी आपके किसी शत्रु राजा के गुप्तचरों हों और वह पूनम की रात में उस वन में अपने शत्रु राजा के पास जाकर उन्हें श्यामपुर राजा की गुप्त सूचना देते हों? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो पल्लव वन में हमारी जान क्यों बचाता? महाराज, हो सकता है उसने भी उसी कोई चाल हो, उसके आपकी जान बचाकर वह आप पर अपना आभार जताने के पश्चात अपने दरबार में उसे महत्वपूर्ण पद हासिल करना चाह रहा होगा, सो उसने हासिल कर लिया। ओह, तुम तो गुप्तचरों की सूचना महत्वपूर्ण है। हम आज ही पल्लव को इस विषय में कड़ी पूछताछ करेंगे। नहीं महाराज, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, बल्कि पूर्णमासी की रात उसका चोरी छिपे पीछा करके यह बात का पता लगाया जाए कि वन में कहाँ जाता है और किससे मिलता है और क्या करता है। तब ठीक है, इस पूर्णिमा की रात हम रहस्य का पता लगाने के लिए स्वयं पल्लव का पीछा करूँगा। और कुछ दिन पश्चात ही पूनम की रात आई और रात होते ही पल्लव वन की ओर चल पड़ा। अब मुझे इसका पीछा करना चाहिए। बदले हुए वेश में उदयवीर पल्लव के कुछ दूरी पर बनाकर उसका पीछा करने लगा। नगर को पीछे छोड़ पल्लव वन में प्रवेश किया। पल्लव वन में बनी अपनी झोपड़ी में पहुंचा। देखो यह क्या करता है। और पल्लव अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और उसने अपने वस्त्र उतार डाले और पल्लव ने अपनी झोपड़ी में रखी पुराने वस्त्र पहन लिए। यह क्या गोरख धंधा है? और पल्लव झोपड़ी के बाहर जमीन पर लेट गया और पूनम के चांद को निहारने लगा। पल्लव के क्रियाकलापों में मुझे विचित्र प्रतीत हो रहा है। जब बहुत देर तक पल्लव उसी मुद्रा में लेटा रहा तो पेड़ के पीछे से निकलकर उदयवीर उसके पास पहुंचा। महाराज, आप यहाँ इस समय? हाँ पल्लव, बहुत देर से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम यहाँ तक राजसी वस्त्र उतार कर यहाँ खुले में आसमान के नीचे लेट गई।
मेरी समझ में कुछ यह आचरण नहीं आया। वह महल जहाँ तुम आजकल रहते हो, वहाँ झोपड़ी कहाँ यह झोपड़ी और कहाँ यह बिछौना? ओह महाराज, शायद आप यह जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ पल्लव, तो सुनिए महाराज, मैं हर पूर्णिमा की रात यहाँ आता हूँ। यहाँ लेट कर मैं सोचता हूँ मेरी असलियत क्या है, और आज मैं महल में रहता हूँ, कल क्या हो सकता है, फिर से यहीं आ जाऊँ। इसलिए मैं महीने में कम से कम एक बार फूस की छत और धरती के बिछोनों का अनुभव प्राप्त करता हूँ। पल्लव, इन सार भरी बातों ने मुझे पर बहुत प्रभाव डाला है। एक बात फिर भी मेरी समझ में नहीं आई, तुम पूर्णिमा की रात ही यहाँ क्यों आते हो? इसका भी कोई रहस्य है? हाँ महाराज, इस बात को रहस्य में ही रखना चाहता हूँ, पर जब आपने पूछ ही लिया तो आपको सारी बात विस्तार से बताऊंगा। सुनिए महाराज, इस लोक का वासी नहीं हूँ। यह तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, मैं यक्ष लोक का निवासी हूँ। एक वर्ष पूर्व एक अभागी पूर्णिमा की रात को मुझे यक्षलोक से वंचित होना पड़ा। तब से मैं यक्षलोक से निर्वासित होकर भूमि पर रह रहा हूँ। पूर्णिमा का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। इस अभागी पूर्णिमा को मैं भूल न जाऊं, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा की रात को मैं यहाँ आता हूँ। ओह, तुम्हारी इस कथन ने तुम्हारी बातों को और रहस्यमय कर दिया है पल्लव। हाँ महाराज, आज मैं आपको संपूर्ण रहस्य से पर्दा उठा रहा हूँ। हमारे यक्षलोक के राजा यक्षराज प्रत्येक पूर्णिमा की रात पृथ्वी पर भ्रमण करने आते थे। उनका विशेष अंगरक्षक नियुक्त था, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए मैं उनके साथ पृथ्वी पर रहता था। और ऐसी ही पूर्णिमा की रात जब मैं यक्षलोक के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था तो यक्षराज थककर एक पेड़ के नीचे सो गए और उनकी सुरक्षा के लिए जाग रहा था। ओ यह प्रकाश, तेज प्रकाश, आंखें बिल्कुल चकांत नहीं खुल रही, और तीव्र प्रकाश के प्रभाव से मेरी चेतना लुप्त हो गई और बेहोश होकर यक्षराज के समीप ही गिर पड़ा। न जाने कब मेरी मूर्छा टूटी जब प्रकाश पुंज छटा। ओह, यह मुझे क्या हो गया था? तब मेरी दृष्टि सोए हुए यक्षराज के मुकुट पर पड़ी। ओह, यह क्या? यक्षराज के मुकुट में लालमणि गायब है। और हड़बड़ा कर मैंने यक्षराज को जगाया और उन्हें लालमणि गायब होने के विषय में बताया। सारी बात जानकर यक्षराज क्रोध से भड़क उठे। पल्लव, हमने तुमसे अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया था, तेरे होते हुए वह मणि गायब कैसे हो गई? यक्षराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुझे क्षमा तभी मिलेगी जब तू लालमणि की खोज कर उसे पुनः हमारे पास लाएगा, और तब तक तू पृथ्वी पर ही अपना जीवन गुजारना होगा। यही तेरी सजा है। यक्षराज, मुझे इतनी कठोर सजा न दीजिए। तुम्हें यह सजा भुगतनी होगी। इस सजा का भुगत कर तुम दोबारा यक्षलोक में प्रवेश पा सकेगा, अन्यथा नहीं। मुझे सजा देकर यक्षराज यक्षलोक में उड़ गए। राजन, मैं लालमणि की खोज में इस वन में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तभी आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने मुझे श्यामपुर बुला लिया। ओ, तुम्हारी कहानी बड़ी दुख भरी है पल्लव। यक्षराज के मुकुट की मणि चुराई किसने? महाराज, उसी चोर को खोज मैं पृथ्वी पर जीवन गुजार रहा हूँ। जिस दिन उसका पता चल जाएगा उस दिन लालमणि लेकर यक्षलोक में वापस लौट जाऊंगा। ओह, तुमने तो बड़ी कठोर सजा मिली है पल्लव। महाराज, सजा कठोर अवश्य है, परंतु इसी आस में सजा को काट रहा हूँ कि कभी न कभी मेरी सजा पूरी होगी और मैं यक्षलोक लौटूंगा। भगवान तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरी करे पल्लव। और उदयवीर पल्लव को साथ लेकर उसी समय
श्यामपुर वापस लौट आया। उस दिन जब राजा उदयवीर उद्यान में घूम रहा था, सरोवर में सर्प बाहर निकल रहा था। कहीं यह नागलोक के राजा नागलोक तो नहीं है। उसका अनुमान सत्य निकला। सर्प उसके समीप आकर मानव रूप में परिवर्तन हो गया। महाराज प्रणाम। ओह नागराज, आइए, आज आपने हमारी कैसे याद आई? राजा नागलोक में मेरे पुत्र युवराज नागेश के पुत्र उत्पन्न हुआ है। कल उसके जन्म की खुशी में नागलोक में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं आपको उसी समारोह में आमंत्रण देने आया हूँ। यह खुशी के मौके पर हम नागलोक अवश्य आएंगे नागराज नागेक। तब नागेक ने उदयवीर को एक मणि दी। इस मणि को आप मुंह में रखकर इसी सरोवर में छलांग लगाइए। सरोवर तट का पानी आपके लिए रास्ता छोड़ देगा और आपको नागलोक का रास्ता नजर आ जाएगा। अगले दिन राजा पल्लव बोला, पल्लव, आज तुम्हें मेरे साथ नागलोक चलना है। नागलोक में? हाँ पल्लव, आज वहाँ हमारे मित्र नागराज नागेक के पुत्र के जन्म की खुशी समारोह मना जा रहा है। हमें उसी समारोह में शामिल होना है। तब वे दोनों सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उदयवीर ने नागराज की दी हुई मणि मुंह में रखी। तत्पश्चात जैसे ही उसने सरोवर के पानी में अपना कदम बढ़ाया, ओह सचमुच सीढ़ियां का रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। और उदयवीर पल्लव के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उन्हें नागलोक में ले आई। आइए राजन, नागलोक में आपका स्वागत है। और नागराज नागेक और दोनों को आदर सहित समारोह स्थल पर ले गया। नागराज के आह्वान पर समारोह प्रारंभ हो गया। सर्प और सर्पिन विभिन्न प्रकार के करतब दिखाने लगे। तभी पल्लव की नज़र युवराज नागेश की पत्नी श्रीपिका की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। तत्काल ही वह खुशी से चीख पड़ा, यही है वह लालमणि जिसे मुझे तलाश थी। पल्लव की चीख सुनकर समारोह का कार्यक्रम तत्काल ही रुक गया। पल्लव, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? यह लालमणि? हाँ, वह रही लालमणि महाराज, युवराज नागेश की पत्नी की अंगूठी में। नागराज उत्सुक होकर उदयवीर के पास को देखा। यह लालमणि का क्या चक्कर है? हाँ नागराज, युवराज की पत्नी की अंगूठी में जो नगीना जड़ा है वह यक्षलोक के राजा यक्षराज के मुकुट की चुराई हुई लालमणि। पल्लव इसी के विषय में कह रहा है। यह सुनकर राजन नागराज ने युवराज नागेश से पूछा, युवराज, बहू श्रीपिका के पास यह जो लालमणि है कहाँ से आई? हमारे लोक में ऐसी मणियाँ नहीं हैं। क्षमा करें पिताजी महाराज, यह मणि मैंने 1 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सोए यक्षराज के मुकुट से चुराई थी। क्या कहा? तुमने चोरी की थी? हाँ पिताजी महाराज, मैंने एक विशेष और पवित्र प्रयोजन से यह चोरी की थी। हम उस पवित्र प्रयोजन के विषय में अभी और इसी समय जानना चाहते हैं युवराज। पिताजी महाराज, उस समय की बात है जब श्रीपिका अपने गर्भवती होने की सूचना दी थी। मैं यह सूचना पाकर निडाल हो गया। श्रीपिका, तुमने यह खुशखबरी देकर मुझे बड़ी खुशी दी। इस खुशी के मौके पर तुम्हें जो मांगोगी दूंगा। यदि ऐसा है तो स्वामी आप मुझे यक्षलोक के राजा यक्षराज की मुकुट की लालमणि लाकर दे दे। मैं उसे अंगूठी में जड़वा कर पहनना चाहती हूँ। लालमणि? वह क्या कोई अद्भुत मणि है सर्पनी?
हाँ स्वामी, उस मणि को अंगूठी में जड़वा कर यदि कोई गर्भित स्त्री पहन ले तो उसकी कोख में निश्चित ही पुत्र उत्पन्न होगा, वह यक्षों के समान सुंदर होगा। ओ, तो मैं तुम्हें वह लाल मणि लेकर अवश्य दूंगा, लेकिन यक्षराज भला मुझे वह अद्भुत मणि क्यों देंगे? यक्षराज को वह मणि छल द्वारा छीनी नहीं होगी। यक्षराज पूर्णिमा की रात पर पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं, तब आपको छल से वह मणि मुकुट से मणि चुरानी होगी और आप मेरे लिए वह चोरी कर सकते हो। क्यों नहीं? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम उस लाल मणि को यक्षराज के विषय में इतनी जानकारी कहाँ से प्राप्त? मैं अपनी सखी विसल्ला से उसे पृथ्वीलोक पर एक योगी मिले थे। उन्हीं ने विसल्ला को यक्षराज और उसकी लालमणि के बारे में बताया था। लालमणि के पाने से उद्देश्य से मैं पूर्णिमा की रात्रि को वन में पहुंचा, जहां उस रात यक्षराज आए थे। तब मैंने यक्षराज को एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोते देखा। यक्ष का चौकीदारी कर रहा था। ओह, तो यह है लालमणि। इस मणि को हासिल करने के लिए मुझे यक्षराज के अंगरस को मोचित करना होगा। और मैंने तत्काल ही मुंह में रखी एक 4-5 मणियां जमीन पर उगल दी और उसी पल बहुत तेज प्रकाश फैल गया। ओ, यह कैसा तेज प्रकाश है! आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली जा रही। और जब वह तेज प्रकाश का प्रभाव यक्षराज के अंगरक्ष बेहोश हो गया तो मैं रेंग कर सोए हुए यक्षराज के पास पहुंचा और उसके मुकुट से लालमणि उड़ा ली उतार। पिताजी महाराज, मैं वह मणि लाकर सर्पिका को दी। सर्पिका ने उस लालमणि को अंगूठी में जड़वा कर पहन लिया। इससे फलस्वरूप सर्पिका ने पुत्र को ही जन्म दिया। ओह, समारोह पुनः प्रारंभ हो गया। अच्छा हुआ मैं महाराज उदयवीर के साथ नागलोक में चला आया। मैं यहाँ न आता तो लालमणि का पता न चलता। महाराज उदयवीर ने नवजात शिशु को रतन जड़ित भूमूल्य का हार उपहार दिया। तत्पश्चात नागराज, अब मैं विदा चाहूंगा। नागराज उन दोनों को पृथ्वी तक छोड़ने आए। नागराज, मैं तो पृथ्वी पर पहुंचकर वापस नागलोक लौट गया और राजा उदयवीर पल्लव से कहा, पल्लव, हाँ महाराज, मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं यक्षलोक लौट जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम वहाँ जाने के लिए नहीं रोकूंगा। महाराज, मैं अगली पूर्णमासी की रात यक्षराज के साथ पृथ्वी पर आऊँगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। और यह कहकर पल्लव यक्षलोक के लिए उड़ गया। अगली पूर्णमासी की रात वो सचमुच ही पल्लव को यक्षराज उदयवीर के साथ पृथ्वी पर आया। यक्षराज, ये राजा उदयवीर हैं। इन्होंने एक संयोग से मैं आपके मुकुट की लालमणि ढूंढ पाने में सफल हुआ। राजा उदयवीर, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। अब प्रत्येक पूर्णिमासी की रात पल्लव यक्ष के साथ पृथ्वी पर आते और उदयवीर से अवश्य मिलकर यक्षलोक वापस लौट जाते। समाप्त दोस्तों।